राम राम साहब, आप सबको स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हम हैं काउंसलर के साथ, मैम के साथ, रेनू चौधरी जी। मैम आप कैसे हैं, पहले आप ये बताएं। मैं ठीक हूँ, नमस्कार। रेनू चौधरी, वार्ड नंबर 197 की पार्षद। पहले आप ऐसे बताएं कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप अभी इतनी समाज सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो आपको अपने लिए टाइम मिल पाता है खुद के लिए? बिल्कुल फिट हूँ, मेरा पैशन है समाज सेवा करना, राजनीति में रहना पैशन है। जो चीज़ आप पैशन में करते हो वो अच्छा रहता है। तो मैम ये नेतागिरी की आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई? नेतागिरी की मेरी स्टार्टिंग आपको बड़ा अजीब लगेगा। 2007 की बात है, मैं मॉल में घूमने गई थी, चुनाव आ रहे थे निगम के। टोटली हाउस वाइफ थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा यार राजनीति करनी है। बोले क्या मजाक कर रही है? मैं कहा सच में करनी है। क्या तू कैसे करेगी राजनीति, तू हाउस वाइफ है? मैं कहा भाई मौका तो दो, मैं राजनीति करूँगी। बोले अच्छा। मैंने बोले चल ठीक है, टिकट लेते हैं, चल दोनों। मैं कहा ठीक है। मैं टिकट भाग दौड़ शुरू करी। टिकट किसी और को मिल गया 2007 में। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं प्रॉब्लम्स घर में आई, फादर इन लॉ बीमार हो गए काफ़ी, तो मैंने काम संभाल लिया, बिल्डर का काम। बिल्डर का काम करते करते राजनीति भी करती रही। 2011 से मैंने काम संभाला, उसके बाद राजनीति, रात दिन रात दिन रात दिन। फिर बिल्डर का काम छूटता गया, राजनीति और समाज सेवा बढ़ती गई राजनीति में एंटर हो गया। मुझे लोगों को, वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है कि पार्षद को इंग्लिश में काउंसलर बोलते हैं। तो मतलब आपने जैसे नगर निगम इनके लिए, जब पार्षद के लिए आपने इलेक्शन लड़ा, तो आपको मतलब फैमिली सपोर्ट पूरा था कि सिर्फ हस्बैंड का सपोर्ट ही था? नहीं, पूरा फैमिली का सपोर्ट था। मेरे फादर एक्चुअली में बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन रहे हैं। भजनलाल सरकार में चेयरमैन रहे हैं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का। मेरे ससुर साहब ने मंडावली से चुनाव लड़ा। पहले इस विधानसभा को, पटपड़गंज को मंडावली विधानसभा कहते थे, उधर से चुनाव लड़ा जनता दल से। तो राजनीति, दोनों पक्ष में राजनीति रही है, मगर वो मेरा पैशन था। हमारे महिलाएं बाहर नहीं आती ज़्यादातर। आपके फादर ने भी ये बात बोली थी कि हमारे घर की बेटी बहू ये सब काम नहीं करती। नहीं, वो आज तक नहीं करती हैं। पर आप इस लाइन में आए थे तो उनको ये चीज़ कैसे हुई कि मेरी बेटी ये काम कर रही है, तो उन्होंने आपको करने दिया? मेरे एक्चुअली फादर 2002 में गुजर गए थे, मगर मेरी मदर रोज फ़ोन लाती है, अरे क्या ये क्या ड्रामा ले लिया, बच्चों को देखो, ये क्या नौटंकी ले लिया राजनीति की। रोज कभी मैं मीटिंग में बैठी रहती थी तो फ़ोन मिलाना, मम्मी मीटिंग में, आग लगे मीटिंग को बंद कर दो, अपने बच्चों को देखो। मैंने कहा क्या, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मेरी 7 बहनें हैं, एक भाई है। मैं अपनी बहनों को कहती थी यार मम्मी को समझाओ, मेरे काम को आग लगे बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अब खुश होती है। तो मैम जो ये आपने दबंग स्टाइल, मतलब आप जो इंस्टाग्राम पे अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें तो आप अपने दबंग स्टाइल के लिए फेमस हैं। तो ये मतलब किससे आया आपको, आपके घर में से? मेरी मदर, मेरे फादर बहुत रॉयल आदमी, बहुत दबंग। आज तक आप एंटर फरीदाबाद में करोगे तो उनको पहचाना जाएगा दूर से। मतलब आप मेरी से बोनलेस वहीं से? हाँ, और मेरी मदर आज तक 100 किलो की खेती करती है। 100 किले, हजार बीघा की खेती करती है अकेली। तो पावर और आपको सपोर्ट वहीं से मिला सारा? हाँ, पूरा पूरा सपोर्ट। देखो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, किसी और का नहीं मानती मैं अपने साथ सपोर्ट। मदर फादर अपनी जगह रह गए, सास ससुर अपनी जगह रह गए। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके माध्यम से। तो मैम बेसिकली जैसे, मतलब मैं आपकी रील्स देख रहा था, जैसे आपके शायद पापा जो थे वो कांग्रेस में थे जी। तो आप जैसे बीजेपी में, तो ऐसे कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि मतलब जैसे कि मम्मी ने बोला हो या अभी भी बात होती हो कि मतलब पापा कांग्रेस में था, आप बीजेपी में, तो ऐसे सरकार चेंज हुई या चीज़ें हुई? नहीं, कभी नहीं। देखो तरक्की कौन करता है? ज़िद्दी आदमी। मेरे अंदर शुरू से ज़िद है, बहुत ज़िद है। तो इसलिए जो करती हूँ ज़िद में करती हूँ काम, कि ये काम होना है, कल के लिए नहीं टालना, आज ही करना है। कुछ भी मुसीबत है इसको ख़त्म करना है। हमारे घर में तो ऐसा होता है ना, अगर एक कांग्रेस में एक बीजेपी में तो आपस में लड़ जाते हैं। तो उन्हें ऐसे कैसे कहते हैं? नहीं, हमारे घर में नहीं है। उनको पता है वो अपनी हट चलाएगी, मानेगी ही नहीं। ये औरत वाली बुद्धि वाली है नहीं, आदमी की बुद्धि की लड़ेगी हमसे बिना बात, इससे पंगा ही नहीं देना है। लेकिन मैम ऐसा होता है ना, मतलब ये कहते हैं कि मंत्री समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए, मतलब वो किसी पार्टी का नहीं है, वो है तो लोगों के लिए, लोगों के प्रति ही काम करे, जनता के लिए ही काम करे। तब भी लेकिन आप इसके उसमें होके मतलब आप अपना आइडियल कैसे मानती हैं? मतलब एक होता है ना कि हम किसी को देखते हैं अपने ऊपर, अगर जैसे हम सरकार देखते हैं या मंत्री पक्ष देखते हैं तो हम किसी को आइडियल मान के चीज़ें चलते हैं। अगर आप पुरुषों की बात करोगे तो नरेंद्र मोदी एक मेरा आइडियल है, क्योंकि उनका जो पैशन है ना राजनीति करने का, उनका वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं थोपी गई। उनका पैशन है समाज में कुछ बेहतर देना, समाज का सेवा करना, उनका पैशन है। और महिलाओं में देखोगे तो इंदिरा गांधी बनना, तो जीवन में इंदिरा गांधी जैसी महिला बनना।
लेकिन आप ये नहीं मानते कि आपने जैसे इंदिरा गांधी जी की बात करी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, अपने टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे अब चीज़ें बताई जाती हैं कि जैसे मतलब बहुत चीज़ें कांग्रेस की छुपाई गई थी कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी आने के चीज़ें बाहर निकली हैं मूवी के माध्यम से। आप देख रहे हो साबरमती रिपोर्ट, अभी एक मूवी आई थी साबरमती एक्सप्रेस पे, कि कांग्रेस ने अपने इलेक्शन के प्रति की मतलब हमारी चीज़ें बाहर ना है कि वोटिंग जनता गिर जाएगी इसलिए दबाई थी। अब बीजेपी से निकल रही हैं तो उन्होंने जो इमरजेंसी लगवाई थी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लगाई थी, ना कि लोगों के लिए। मैंने उनके निर्णय को आप सराहनीय नहीं बोला, मैंने उनकी एक पर्सनैलिटी को सराहनीय बोला है। मैंने ये नहीं बोला वो एक उनके निर्णय बड़े अच्छे थे। मैंने उनसे कहा कि ऐसी पर्सनैलिटी वाला नेता बनना है जैसे इंदिरा गांधी। एक महिला होकर देश में राज करना, और आप जब सत्ता में रहते हैं तो सारे निर्णय आपके एक्यूरेट नहीं होते। आप भगवान नहीं हैं, आप भी इंसान ही हैं। कोई चीज़ें होती हैं जो हमसे गलती हो जाती है। लेकिन आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो जैसे बीजेपी दिखाती है, जो सरकार दिखाती है कि कांग्रेस अपनी चीज़ें छुपाती थी, या मतलब कोई चीज़ अगर उनके वोटिंग पक्ष में नहीं है तो वो चीज़ दबा दी जाती थी। कांग्रेस अगर सारी चीज़ें अगर बेहतर करती तो आज देश में जो 60 साल राज करा है वो हालत नहीं होती। आज मोदी सरकार है, 10 साल ख़त्म होकर आगे टर्म चला है, तो आपने रोडों की कंडीशन, फ्लाईओवर की कंडीशन, गाँव से जो यूपी में क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो हर गांव में रोड टच हुई है, वो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी हमारे देश में। जो हमारे देश में गरीबी है वो रोडों की वजह से, जिसका कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, माध्यम अच्छा रहता है रोडों का, वो देश आगे तरक्की करता है। आप देखेंगे फॉरेन जाएंगे तो हर एक गाँव के से टच होती हुई रोड्स निकलती हैं, और कनेक्टिविटी जो ट्रैफिक वो रहती है ट्रांसपोर्ट की, वो अच्छी रहती है। हमारे देश में नहीं थी अब से पहले, मोदी सरकार से पहले। अब तो नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसका अध्यक्षता, जिनका नेतृत्व चल रहा है वो मोदी सरकार ही है। मोदी जी के जो GM सब उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, आपने जो पब्लिक पार्क में चीज़ें करवाई थी, आपने जाके मतलब शराबियों को वहाँ पे आना बंद करवा दिया था, और मतलब आपने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। तो अगर ये चीज़ दोबारा होती है तो आप उसके पीछे उन पे क्या एक्शन लोगे कि मतलब लोग दोबारा वहीं आके बैठ के दारू पिए या कुछ करें, और आप अगर देखो जाके आप कोई कंप्लेन करें तो उनके अगेंस्ट आप क्या एक्शन लोगे? आपने क्या सोचा है? आप मेरी बात सुनो, मैं किसी काम को करती हूँ, मैं रील बनाने के लिए कभी भी नहीं करती, उस रूप में नहीं करती। मैं लोगों को जागरूक करने के लिए रील बनाती हूँ कि आपको क्षेत्र में जागरूक होना ज़रूरी है। जितना MCD और पार्षद या किसी की जिम्मेदारी है, उतनी क्षेत्र की जनता की भी जिम्मेदारी है। मैं अगर किसी चीज़ को टच करती हूँ, जैसे मैंने पार्क टच करा, पार्क में मैं गई तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं रोज़ आते जाते उस पार्क में ज़रूर देखूंगी शराबी तो नहीं बैठे, उसको इस रूप में आने ही नहीं दूंगी कि दोबारा उसका घर बन पाए शराबी का, या कोई नॉनसेंस एलिमेंट बैठ पाए। ये काम नहीं करती। तो ये है मेरी हैबिट। मैम जैसे मतलब ये शराब की बात चल रही थी तो मैं ऐसे मतलब इसके रिगार्डिंग बात करूँगा कि जैसे पुरानी सरकार थी, केजरीवाल की, आपकी सरकार थी, तो जो ये पूरा जो स्कैम हुआ था 1+1 का दारू को लेके, फिर मनीष सिसोदिया जी गए अंदर, बहुत सारी चीज़ें, इसको लेके आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब ये हुआ क्या था? केजरीवाल जी ने इतनी मेहरबानी दी है हमारे दिल्ली को, दिल्ली गटर बना दिया, सीवर बना दिया, बाय 1 गेट 1 फ्री दिए, महिलाओं के लिए अलग शराब के। लोग तो महिलाओं के लिए क्या क्या क्षेत्र में तरक्कियां देते हैं, शराब की तरक्की किसी ने नहीं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि शराब पियो और अपने बच्चों को छोड़ के जुमो। मैं हद मानती हूँ, ऐसा CM क्या, दिल्ली को क्या समझ आया। जनता का भी मैं वो मानती हूँ कि हद करी जनता ने वोट देने में। चलो एक बारी तो बाय मिस्टेक दे दी, पर जनता ने वोट इसलिए दी ना, उनको फ्री में चीज़ें मिल रही थी, बिजली फ्री मिल रही है, उनको पानी फ्री दे रहा है, सब कुछ। अब आदत तो वो डाल दी है, वो आदत कैसे सुधारेंगे? मैडम मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ आपसे, जनता को भी हैबिट अपनी बदलनी पड़ेगी। बेहतर सरकार चाहिए, काम चाहिए, जो अपना अधिकार है हमें वो दीजिए, हमें फ्री मत दीजिए, हमारा अधिकार दीजिए। चाहे कोई भी नेता हो रोड पे आए और हमारा अधिकार दे, हमें काम चाहिए आपसे, हमें फ्री नहीं चाहिए। जनता को ये कबूलना पड़ेगा। लेकिन मैम एक पॉइंट है ना कि सबसे मोटा जो स्टेट रेवेन्यू है वो अल्कोहल है, ठेके से आता है, ये कहा जाता है कि इसके बाद अगर देश की बात करें तो देश का रेलवे है जैसे, तो वैसे ही अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो अल्कोहल है। तो जैसे PM मोदी सरकार ने तो बहुत जगह कर रखा है, जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है, ठीक है, तो उनका स्टेट रेवेन्यू का जनरेशन ही अलग है कि उन्होंने फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम बाकी बहुत स्टेटों में देखते होंगे तो हमारा रेवेन्यू ही अल्कोहल है, कि मतलब चल रहा है ठेकों की बिडिंग आ रही है, पर्चियाँ डल रही हैं, तो पैसा ऊपर बहुत खिलाया जा रहा है, करप्शन का रास्ता ही यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मैम चीज़ें तो ऐसे इतनी मोदी सरकार को ऐसे रेवेन्यू की टेंशन होती ही नहीं।
शराब वराब के ठेकों से वो रेवेन्यू जनरेट करना भी नहीं चाहते। और ऐसी शायद से मैंने किसी भी स्टेट में जब से मोदी सरकार आई है कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि शराब का रेवेन्यू इतना महत्वपूर्ण सरकारों के लिए रहा है कि हर चीज़ को दांव पे लगा दें, महिलाओं को शराब पीनी सिखा दें। ऐसा रेवेन्यू किस बात का? हमारे लोग ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे स्टेट में शराबी कम होने चाहिए। केजरीवाल जी ने ये कहा कि घर घर में शराब पिए, बच्चे भी पिए, महिला भी पिए और पति भी पिए, घर के मुखिया भी पिए। आराम से मार पिटाई करो, खूब झगड़ा झंझट करो, मजे करो। हमारे उसमें एक लॉ में एक चीज़ लिखी हुई है कि शराब का ठेका मंदिर से 200 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा, मतलब नियर बाय भी मैंने बहुत जगह चेक किया है, या जैसे मैं जाता हूँ ओवरऑल तो मंदिर हैं हमारे एरिया में, ऐसी जगह भी हैं जहाँ मंदिर हैं, 100 मीटर के अंदर ही मंदिर है, लेकिन वहाँ शराब के ठेके हैं। कि मंदिर में इतनी भीड़ नहीं हो रही जितने ठेकों पे भीड़ लगती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना शाम के 7 बजे हमारे आरती का समय है, लेकिन उस टाइम पे मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है जितनी शराब के ठेके पे भीड़ है। कहते हैं ना कि लाइन लग रही है कि मंदिर की नहीं लग रही की। धर्म को बहुत जो अच्छी चीज़ है उसको बहुत मुश्किल से अपना पाएंगे लोग, और जो गंदी चीज़ है उसको बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। हाँ, आपने किया था नवरात्रों में, बीच में मैंने नवरात्रों में चिकन बंद करवा दिया था। और मैंने कहीं गलियों में नहीं बोला, मैंने मस्जिद में सामने बुलाया थे, मौलवी सारे बुलाए थे, कहीं और क्यों बोलूँ? धर्म के लिए कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं, धर्म के लिए ओपनली बोलूँगी। हिंदू हूँ तो हिंदू बनूंगी, हिंदू हूँ तो हिंदू राष्ट्र में रह रही हूँ तो राम राम कहना पड़ेगा, उसके नियम कानून को मानना पड़ेगा। हिंदू आपका जो भी त्यौहार है हमारे लिए सम्मानित है, मगर हमारा त्यौहार इतना, हमारे देश में नवरात्रों का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, पूरे देश में मनाया जाता है, बड़े बड़े भव्य ढंग से मनाया जाता है। तो मुस्लिम्स को भी हमारे समाज, हमारे हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहिए। जैसे मैम नवरात्रों की बात चल रही थी, तो हमारे यहाँ ना जैसे लड़कियों को, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर बात करें तो यही नशे पदार्थ के बाद लोग भूल जाते हैं कि देवी को दर्जा क्या दिया जाता है, उनका सम्मान करना भूल जाते हैं, अपमान करते हैं। तो आप अपने एरिया में या मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना वुमेन सेफ्टी की बात करें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि कैसे चीज़ें बढ़नी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए? मतलब मेरा मानना ये है कि चीज़ें ना कभी कभी महिलाओं की तरफ से भी कुछ या लड़कियों की तरफ से भी गलत हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये कहते हैं कि जिनकी सोच ही ख़राब हो या जिनकी नज़रिया ही ख़राब है तो उनका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे भी हमारे आपने देखा होगा कि अगर हम एक कैदी को अगर जेल में भी डालते हैं तो हमारा लॉ जुडिशल सिस्टम इतना स्लो है कि उसे फांसी होते हुए, सज़ा होते हुए 4 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाते हैं। हो सकता है कि अगला बंदा जिसको इंसाफ चाहिए वो भी मर जाए उस टाइम तक। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? महिलाओं को सुरक्षा नहीं देनी, पावर देनी है। सुरक्षा देने से कमज़ोर होती हैं महिलाएं, पावर देने से बड़ी होती है। मैं ये चाहती हूँ हर एक महिला के पास कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। घर में संभाल रही हैं तो उनके पास वसीयत की पावर होनी चाहिए, देश संभाल रही हैं तो बड़े बड़े ओहदे पर होनी चाहिए। महिलाएं कमज़ोर नहीं होती। और शराब पति पिए तो महिलाएं बेचारी डरे, ये हमारे देश में ही है। बाहर बोलते हैं तो शराब पति पी क्या रहा है, जेल में पति जाएगा, महिला ही मारेगी उसको। ये हमारे देश में पागलपंती है कि पति मौज करके आएगा, पिटेगी भी महिला है। फिर महिला कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि नहीं महिला के पास पावर पैसे की नहीं है। हाँ। जिसके पास पावर पैसे की होती है वो सबसे ज़्यादा बलशाली होता है। तो महिलाओं को सुरक्षा मत दीजिए। मैं सारे भाइयों से, उनके पतियों से बोलती हूँ, महिलाओं को पावर दीजिए, सुरक्षा मत दीजिए। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। महिलाएं बाहर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? अरे यार जा रही हैं तो जा रही हैं, काम के लिए जा रही हैं। आदमी भी तो जाते हैं, बेटों से पूछते हैं, 10 बात सुना देते हैं, क्या है जा रहे हैं, क्यों रोक रहे हो? और बेटियों को 2 मिनट में रोक के बोले क्या है, समय हो रहा है जाने के बाद, कल चले जियो, जा अंदर। और बेटी बेचारी मुड़ के चली भी जाती है। तो हम जैसे पैसों की बात है तो ये कहा जाता है कि पैसे से बड़ी ताकत कोई नहीं है और पैसे से बढ़कर भी कुछ नहीं है। आजकल तो मतलब चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं कि पैसों के लिए इंसान बिक भी जाता है, दूसरे खरीद भी लिए जाते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैम एक बात थी कि जैसे स्टेट रेवेन्यू होता है, तो जैसे स्टेट को एक पैसा मिलता है, एक अमाउंट मिलता है बजट के अकॉर्डिंग कि इतना आपको अपने स्टेट पे लगाना है, वैसे ही मतलब वो कंट्रीब्यूट होता है कि मैं एमएलए में गया, विधायकों में गया, फिर पार्षदों में आता है। तो एक पार्षद का कितना बजट आता है? पार्षद का पिछले 2 साल से कोई बजट नहीं था। आम आदमी सरकार की पार्टी थी तो 45 लाख आया। उसमें स्लैब्स और लाइट्स वगैरह बहुत ख़राब होती हैं हमारे क्षेत्र में, तो वो इमरजेंसी के लिए हमें सबसे पहले वो लेनी पड़ती हैं। स्लैब आप जैसे नालियों पे डालते हैं वो, और लाइट्स ली, कोई बजट नहीं आया। अब देखते हैं नई कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा खेला होने वाला है, निगम में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन मैम मेरा पॉइंट, मगर आम आदमी की सरकार रहेगी तो कोई चेंजेस नहीं है।
पॉइंट था ना एक आपका, दिल्ली और निगम दोनों ही कर्जे में है अभी। हाँ, कोलैप्स है, लोग रोते हैं, कुछ सैलरी नहीं जा रही है टाइम पर निगम में। दिल्ली तो आप देख रहे हो ना, 12 साल से रो रो के पागल हो गए। दिल्ली में कुछ नहीं है, सब कर्जदार बना दिया दिल्ली में। फ्री की चीज बांटोगे आप, घर में भी बहन बेटियां कोई भी आता है सम्मानित ढंग से उनको कुछ भेंट वेट भी दोगे वो चलेगा। घर थोड़ी ना बेच के उनको दे दोगे कि तुझे गिफ्ट दी हमने। केजरीवाल तो मालिक बन गया था, वो तो रक्षक था इधर का, मालिक बनकर बेच के ही दे दिया उसने। फ्री भी उतना दो जितना अपना घर या देश चला सको और अपने स्टेट चला सको। फ्री भी जायज़ होना चाहिए। मैम मेरा पॉइंट ये था कि जैसे बेसिकली एक लिमिटेड अमाउंट, जैसे पार्षद का आप जो कह रहे हो कि नहीं आता, ठीक है, 45 लाख रुपए आया 2 साल में। 2 साल में, ठीक है। हाँ। अब ये मैम पास बेसिकली कितना होता है? मतलब पास तो ये शायद मेरे हिसाब से 45 से ज़्यादा ही होता है। नहीं, आपके क्षेत्र के अनुसार अगर सड़क वड़क हाँ। पास होनी हो। और एक बात और रही अब की बारी निगम में कि जो आम आदमी के पार्षद थे उनको फंड मिलता रहा, और भाजपा के जो पार्षद थे हमारी सरकार में कभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 15 साल निगम में राज करा और उनके लिए हर एक पार्टी, कांग्रेस के पार्षद भी उतने सम्मानित थे, आम आदमी के भी और भाजपा के भी। मगर इस दौर में 2 साल से 2.5 साल से पहली बार देखा गया कि जो भाजपा के पार्षद थे उनके लिए हर सुविधा काट दी गई, और जो एक्स्ट्रा सुविधा दी गई वो आम आदमी के पार्षदों को दी। क्योंकि मैम एक पार्षद को इलेक्शन लड़ने के लिए शायद मैक्सिमम राशि वो 1.5 लाख रुपए यूज़ कर सकता है हाँ। अपने प्रचार के लिए। हाँ। लेकिन एट द एंड अगर हम देखते हैं ना कि जब सरकार बदलती है, 5 साल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं मेनली कि मंत्री के पास इतना पैसा बच जाता है, कहते हैं कि इस एसेट से ऊपर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आप इससे ज़्यादा अमीर हैं तो। लेकिन मंत्री के पास पैसा बच जाता है, जबकि आम पब्लिक के पास कोई पैसा नहीं बचता। तो इसलिए क्या आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा हमने यही चीज़ें देखी है कि मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्या राजनीतिक लोग काम नहीं करते हैं क्या? वो 5 साल बेकार ही रहते हैं क्या? उनका भी तो अपना घर गृहस्थी है, वो रोजी रोटी भी तो कमाते होंगे, उससे कुछ जनरेट करते हैं। देखिए आपको ये मदद हो सकती है, एक पॉलिटिशियंस को ये मदद हो जाती है कि आप सीट पे बैठे हो तो आपके रास्ते खुल जाते हैं। आज मैं एक बिजनेस करना चाह रही हूँ, कुछ चीज़ सेल करना चाह रही हूँ, तो मैं अकेली अगर बैठी हूँ नहीं बिकेगी, मगर मैं पार्षद हूँ तो 10 लोग कनेक्टिविटी में आते हैं, वो स्पीड में आसानी से बिक जाएगी। तो ये रास्ता होता है, खाने का रास्ता नहीं है। फंड अगर आप लेते हो तो प्रोजेक्ट में आता है या वर्क्स के पास आता है, उधर से आप उनको रास्ता बताते हैं कि ये गलियां बननी है, ये रोड बननी है, ये सड़कें बननी है, ये लाइट्स लगनी है, फिर वो पास करते हैं, फिर टेंडर छूटता है उसका। ये विधायक या पार्षद या सांसदों की जेब में नहीं आता फंड, ये बात समझनी पड़ेगी जनता को। मगर केजरीवाल सरकार ने, सीएम साहब ने सीधा ही फंड निपटाया। ये भी दूसरा रास्ता मैं आपको बता रही हूँ। सीएम साहब ने सीधा ही निपटा दिया। जैसे टेंडर दिया शराब का, उसमें घोटाला कर दिया। 60 करोड़ के मैम ठेके गए थे कि मैंने आपको टेंडर दे दिया जी इस चीज़ का, उससे ऊपर से पैसे खा लिए, ये उन्होंने करा। ये आपके ऊपर लोग फालतू के जो आरोप लगाते हैं उनसे कैसे डील करते हो? आपको भी लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे, चीज़ें कही होंगी लोगों ने, आप उनसे कैसे डील करते हो? जब भी जिंदगी में इंसान जिंदा है उसके लिए आरोप भी लगने हैं, प्रति आरोप भी लगने हैं। आरोपों की चिंता करोगे तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए आरोप लगाओ और घर में बैठा दो। मैं आरोपों से नहीं डरती, ना मैं किसी चीज़ से डरती, ना वोट की राजनीति करनी। जिसको जो बोलना है बोलो। क्षेत्र को बेस्ट फैसिलिटी देना चाहती हूँ। 3 साल के लिए आज चिंता नहीं करूँगी, मज़े में बेफिक्रा राजनीति करूँगी। जो क्षेत्र को देना चाहूँगी वो दूंगी, जो उनका अधिकार है वो दूंगी, उससे वंचित नहीं रखूँगी क्षेत्र को। मैम बेसिकली ना एक चीज़ थी, जैसे आप मतलब अपने अभी जो एक्स-सीएम थी जिन्हें मतलब केजरीवाल के बाद बनाया गया था अभी बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उनके लेके क्या कहना चाहेंगे? जिसने चेयर इस्तेमाल नहीं करी उसको क्या नाम ले? वो तो चेयर भी साइड में रखी रहेगी बेचारी की। देखा आपने, वो चेयर पे भी नहीं बैठी थी। वो बेचारे केजरीवाल घोटाला की सरकार को इतना बड़ा समझने लगे कि मैं तो इसके इतना घोटाला कर ही नहीं पाऊंगी, इस चेयर पे क्या बैठूं। और जो अब सीएम है रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता तो देखिए आप, पार्षद से उन्होंने राजनीति, ग्राउंड की राजनीति करी है, अच्छी ऊपर की राजनीति नहीं करी। केजरीवाल जी तो आए सीधा सीएम बन गए। रेखा जी पार्षद भी रही हैं, 3 टर्म में पार्षद रही हैं, तीसरा टर्म था उनका, विधानसभा भी लड़ा है। उन्होंने संगठन की राजनीति करी है। हमारे भाजपा सरकार में संगठन की जो राजनीति करता है वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है, उसको जनता की इतनी दिक्कतें पता रहती है। पर मेरे को ना उनका एक पॉइंट अच्छा नहीं लगा। देखो वैसे सब बोलते हैं, मतलब जानवरों को लेके, बेसिकली गाय को लेके बोलते हैं गाय हमारी माता है, इनकी सेवा करनी चाहिए ये सब। बट जो स्ट्रेट डॉग्स हैं
उनके लिए रेखा जी ने ये बोला था कि इनको यहाँ से हटवा दो, ये हमें गलियों में नहीं दिखने चाहिए, और इनके लिए कोई अलग जगह दो या कुछ भी करो। अब फिर उनका क्या होगा, जब इतने सारे कुत्ते हैं वो गलियों में रह रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे आप बताओ, उनके लिए क्या ऑप्शन है? मैम एक बात बोलूँ आपसे, आप लोग ना क्षेत्र में नहीं घूमते हो, क्योंकि क्षेत्र में आप घूमोगे आपको समस्याएं पता चलेंगी। लोग क्या करते हैं, उनके लिए रज़ाई गद्दे लगा देते हैं, लगाइए कोई बात नहीं है, मगर वो ना इतना पैम्पर्ड हो जाते हैं वो कुत्ते ना, वो ना उन्हीं लोगों को काटने लग जाते हैं, आसपास के लोगों को। एक मेरे क्षेत्र में एक डॉग है और वो समाचार साइड में है और वो काला कलर का है, आप विश्वास नहीं करोगे, उसने इतने लोगों को काटा, आप उसके लिए क्या बोलोगे बताओ? आपको लोगों की चिंता नहीं, है? बट ठीक है, आपका पॉइंट अच्छा है कि आप गली से हटवा रहे हो कि भाई लोगों की भी सेफ्टी होनी चाहिए, बट उनके लिए भी तो आप एक जगह दोगे ना फिर। मैम यहाँ पे इंसानों के लिए जगह नहीं है, दिल्ली में आप कुत्तों के लिए मांग रहे हो, बताओ? कुत्ते पाल रहे हो आप, उसको पैम्पर्ड कर रहे हो, गली के कुत्ते हैं तो उनको एक तरीके से रखो ना, जैसे रहना चाहिए। आप उनको रजाई गद्दे दूध फटे हुए पूरा सारा मॉल, आप मेरे संग एक दिन दौरा करने चलिएगा, आप खुद फील करोगे इसमें। और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, इसमें कोई और नहीं। एक दिन मेरे से सोसाइटी के 10-12 लोग आए, शिकायत करने लगे, जी यहाँ पे डॉग है ऐसा तंग करता है। वहाँ पे 2 महिलाएं जा रही थी, मैंने उनसे बोला जो मुझसे शिकायत करें, मैंने कहा आप चुप हो जाओ, 2 महिला जा रही हैं, वो रुक रही हैं तो आज सुन रही हैं, अब वो तुम्हारे पर भड़केंगी। वो उतर कर आई और उन्होंने जो क्लास ले ली उन लोगों की भयंकर वाली। कुत्ते के लिए क्या बोला तुमने, अब बताओ दोबारा? उन्होंने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला माता जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब उन्होंने फिर मुझे खड़े देखा, मैडम क्या बात हो रही थी? मैं कुछ नहीं हो रही थी, इनके लिए रख रखाव के लिए हम तरीका ढूंढ रहे थे, इनको राजा की तरह कैसे रखें हम। तो इसका अलावा हम लोग ही इनको पैम्पर्ड कर रहे हैं। वो इतने पैम्पर्ड हो जाते हैं कि कोई भी आता है उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो देखो, हमारे हिसाब से तो मेरे लिए महत्वपूर्ण जानवर भी हैं और इंसान भी, मगर जब भी इंसान और जानवर की बात आएगी तो पलड़ा भारी तो इंसान का होगा। इंसान को मरने थोड़ा ना देंगे कि जी कुत्ते काटो इंसान को भगा दो, कुत्तों को रखो। मैं भी नहीं बोलती ऐसे, तो मैं भी बोलती भगाओ जो कुत्ता काट रहा है, हटाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए तो इंसान कीमती है ना। वैसे हम जैसे कहते हैं ना गली के कुत्तों को, वैसे वो बेसिकली हमारे में हम लोग कहते हैं गली के कुत्ते, लेकिन वो बेसिकली इंडियन ब्रीड है। मतलब जैसे हम पैम्पर्ड मत करो ना, गली में कुत्ते रखो, रहते हैं, एक उनका दायरा रखो, उनकी हद रखो कि नहीं लोग आप घरों में घुसाते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप देखो, और फिर उनको ही काटते हैं और वो फिर कंप्लेंट करेंगे, मैडम इस कुत्ते को हटवाओ, हमने रखा था ऐसे कर दिया। अब यार तुम्हारी मुसीबत है, तुम देखो उसको। हटवाएंगे तो 10 लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए, क्यों हटा रहे हो जी आप बताइए? और बड़े बड़े आपको तो पता है। इसके लिए मैम शायद एक रूल भी निकला था मेरे साथ बीच में कि अगर आप किसी गली के कुत्ते को या मतलब इंडियन ब्रीड डॉग को, अपने स्ट्रीट डॉग को अगर आप खाना खिलाते हो, अगर वो किसी को काटता है तो जो उसे पाल रहा है या जो पैम्पर कर रहा है, जो आपका कहना है, उसी की जिम्मेदारी होती है अगले इंसान का इलाज कराना। कोई नहीं कराता यहाँ पर। कौन से देश की बात है? हिंदुस्तान है। जितना सरकार तो बहुत सी चीज़ें दे देगी, रूल दे देगी, मगर उस पर चलना जनता का फ़र्ज़ है। जनता नहीं चलती ना उस पर, जनता को बताना पड़ता है कि भाई साहब आपको समझना है, बहन जी आपको समझना है, जब समझ आती है। तो जैसे मैं आपकी रील देख रहा था, मैं चीज़ देख रहा था कि इसे गलियों में होता है कि लोग दुकान लगा लेते हैं, तो आपने उसमें कहा है कि पीली लाइन के अंदर रहो, और आपने एक चीज़ और पॉइंट आउट करी थी कि जो लोग बाहर से आके यहाँ काम दुकानें लगा रहे हैं, तो वो अपने यहाँ जाके लगाए कि उनके यहाँ भी तो दुकानें चल रही होंगी या कि उनके यहाँ भी लोग खरीद रहे होंगे, कि आपकी वजह से कि यहाँ के लोगों की तरक्की नहीं हो पा रही है, उनका विकास नहीं हो रहा है, या उन्हें पैसा नहीं कमा पा रहे। लेकिन मैम एक पॉइंट था कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि गाँव में से निकल के आते हैं कि उनके यहाँ पे लोग नहीं काम करने दे रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा होगा बिहार की तरफ के लोग बहुत आते हैं अपनी तरफ, कि यार उधर से साउथ के इधर से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कि वो यहाँ के एक छोटा सा घर लेके फिर दुकान चालू कर रहे हैं, अपना बिजनेस अपना कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि यहाँ से हमें तरक्की बढ़ेगी, हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या उन्हें मतलब हमें चीज़ें लाइन पे लानी चाहिए? क्योंकि देखो मैम मेरा भी मानना गलत है कि जो कुछ जैसे छोटे लोग हैं वो एक प्रॉपर दुकान लेके तो दुकान नहीं लगा सकते कि 20,000 25,000 30,000 रुपये का रेंट देके। तो उन्हें तो एक जगह है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान के आगे दुकान लगाने के लिए बोलते हैं कि मुझे 3,000 रुपये महीना दे देना। एक गोलगप्पे वाले फुल्की वाले को ये कहते हैं 2,100 रुपये महीना दे देना। तो मतलब ये चीज़ें सही हैं या आपने फिर मेरी रील अच्छे ढंग से देखी नहीं, आपने रील अच्छे ढंग से नहीं देखी। मैंने ये बोला कि जो क्षेत्र में रहते हैं, आप बिहार से भी लैंड करोगे तो किसी ना किसी स्टेट में या किसी ना किसी वार्ड में या विधानसभा में रहोगे ना। मेरे जो विधानसभा के, चाहे पूर्वांचली हैं, चाहे उत्तरांचली हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे गुजरात के हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, मेरे वार्ड में जो रह रहा है वो दुकान लगाओ ना। दूसरे वार्ड का ना, जो दूसरे वार्ड के उधर भी तो रेहड़ी पटरी लग रही है, वो क्यों आ रहे हो इधर, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? रेहड़ी पटरी पूरी दिल्ली में बंद नहीं है, सारी दिल्ली में लग रही है।
मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरे वार्ड का ही रहेगा, पीली पट्टी के अंदर रहेगा। अनुशासित रहना चाहता रह, नहीं रहना चाहता अपने घर बैठ जा। बच्चे बुजुर्ग और महिलाओं के लिए रोड छोड़ दो। इतना खाना कमाना किसी का नहीं है, आप एम्बुलेंस के लिए भी जगह नहीं दे सकते। मेरे क्षेत्र में बीच में ऐसा हुआ था कि एक एम्बुलेंस फंस गई थी, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। उस दिन से मुझे लगा कि आदमी की कमाई इतनी ऊपर होगी कि जान से बढ़कर होगी किसी की। पीछे करो, चलो हो गया तुम्हारी कमाई, सब होगी। जब पेट इतना बढ़ जाए, जब आदमी की मौत तक ना दिखाई दे, वो पेट नहीं होता, वो हवस होती है। आपका पॉइंट भी सही है इस चीज़ को लेके। सही लगा आपको? नहीं मैम, एक बात ये सही है कि अगर किसी के मरते हुए की अगर आप जान नहीं बचा पा रहे अगर अपनी कमाई के लिए, तो आपका पेट बड़ा हो गया ना, हवस बड़ी हो गई। आदमी की जान कीमत नहीं है। अपनी रेहड़ी है, साइड में लो, एम्बुलेंस जा रही है। लेकिन मैम कहते हैं ना, कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो लोग नहीं बढ़ने दे रहे। मैं अपने क्षेत्र में थोड़ा बढ़ाऊंगी, मैं नहीं मरते देखूंगी। अपने वार्ड के लोगों को मरते नहीं देख सकती। मुझे नहीं मतलब, अपने अपने वार्डों में जाओ, कमाओ खाओ। आप कहाँ से आते हो? नोएडा है ना, रेडी पटरी है ना, सारे देश में लग रही है, लगाओ अपने वार्डों में जाओ। मेरे तो बेचारे लोग यहाँ के 20 लोग ही हैं बस रेडी पटरी वाले, और बड़ी अनुशासित खड़े हो सकते हैं। वो उनको भगा रखा है, कमेटी आती है उनके ऊपर बिजली गिरा देती है, वो रह जाते हैं बाहर वाले। क्यों भाई? जाओ अपने उसमें। यहाँ पे मैं नहीं रखूंगी, ना मैं रखने वाली बिल्कुल भी। चाहे कोई भी आके बोले, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। मैम एक पॉइंट ओवरऑल ये भी था कि जैसे लड़कियों के लिए, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जैसे आपके पिताजी ने मना किया था, ठीक है, तो बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत सारे आज भी घरों की सोच ऐसी है कि लड़की को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, या शिक्षित नहीं हो पाती, कि मतलब स्कूलिंग हुई, मतलब बहुत जगह एरिया होते हैं, जैसे स्टेट में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर भारत की, कि बहुत जल्दी करके कहीं शादियाँ भी हो जाती हैं इसी वजह से कि अगर लड़की आगे बढ़ना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, तो शादियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसे लेकर आप क्या बोलते हैं कि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, कि हमारी मतलब प्रशासन की शिक्षा देने का तरीका कमज़ोर है, कि गाँव-गाँव में हम शिक्षा नहीं पहुँचा पा रहे हैं? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। आपकी सोच बदलनी है, देशवासियों को सोच। मैं आपसे शुरू में भी बोल रही थी, लड़कियों को प्रोटेक्शन मत दो, पावर दे दो। आप उनको मजबूत कर दो। जिस देश में महिलाएं मजबूत हैं, आप देखिए अरब कंट्रीज़ की बताइए महिलाएं कितनी कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं पहले बताइए? क्यों उनका तलाक होता है? क्यों 3 तलाक में भी वो झेलती हैं, 5 तलाक में भी झेलती हैं? क्यों झेलती हैं? औरतें क्यों झेलें भाई? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है। जिस देश में महिलाओं के पास पैसा नहीं रहेगा, महिला कमज़ोर होगी। चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो। जिस माँ के पास पति पैसा नहीं छोड़ के आता और पिता गुजर जाता है, वो बेटों के निर्भर हो जाती है, और आप देखिए उसकी हालत क्या होगी। और जिस माँ के पास पैसा रहता है और खुद कमा कर खाती है, अब उस माँ की हालत देखना वो कैसी रहती है। उन दोनों में डिफरेंस बिटवीन कर लोगे आप। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर इनसिक्योर मत हो, उनको पावर दे दो। शादी होगी, वो पावर से खड़े होंगे। पढ़ाई दो, शिक्षा दो, पावर दो उनको। पति हो या ना हो, कोई हो ना हो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी स्टैंड होगी। लेकिन मैम आजकल तो ये कहते हैं ना कि आजकल यूथ जो है वो थोड़ी सी मतलब राह भटक जाती है बहुत जल्दी, अगर कोई राह नहीं दिखाने वाला हो तो। मैंने ये नहीं कहा राह नहीं दिखाओ, मैंने कहा पावर दे दो। अपने बच्चे को शिक्षित करो, पढ़ाओ, लेकिन उनको समझाओ, दूरी मत बनाओ। बच्चों से दूरी नहीं बनानी। आपको शेडो जरूर चाहिए, आप शेल्टर मत दो उसको। पूरा शेल्टर दे रहे हो, शेडो दो, अपनी आशीर्वाद दो। शेल्टर क्यों दे रहे हो? शेल्टर खुद ढूंढ दो। उसकी पावर इतनी बढ़ा दो, उसको किसी क्षेत्र में डर ना लगे कि मैं महिला हूँ, मैं असहायक हूँ। क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर गिना गया असहायक महिला है, बेचारी महिला आ गई, अब रात में कैसे जाएगी, इसको कोई ना कोई लिफ्ट दो। ज़्यादातर आपने भी सुना होगा ऑफिसों में ज़्यादातर, अरे ये इसको मत रोकना, ये औरत है, ये देर तक काम नहीं कर सकती, इसको प्रमोशन मत दो, ये हमारे संग भाग दौड़ नहीं कर पाएगी, महिला है। क्योंकि हमारी टाइम बड़ा बंधा होता है महिलाओं का। बीवी है तो पति फ़ोन मिलाया, कहाँ रह गई? बेटी है तो बाप माँ फ़ोन मिलाएंगे, बहू है तो सास ससुर फ़ोन मिलाएंगे। महिलाओं का ये दबने का फ़र्ज़ नहीं है, उनको भी आगे बढ़ने दो, थोड़ा उनको भी खुला आसमान देखने दो, वो भी अपने आप को बचाकर और अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। तो मैम महिला बदले में फ़ोन करके पूछे तो उल्टा जवाब मिल जाता है, भाई क्यों पूछ रही है, कितने नहीं, उसको तो आकर क्लास हो जाएगी घर में, अभी आ रहा हूँ, रख फ़ोन 2 मिनट में, नहीं तो तुझे भी बताता हूँ। वो बेचारी वैसे ही डर जाएगी, मत खा रोटी, जा यहाँ से जहाँ जा रहा है, अपनी क्लास क्यों करवाऊँ मैं।
लेकिन मैम जैसे कुछ लड़कियां, मतलब जैसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं न्यूज़ में अभी, जैसे वो मेरठ वाला जो भी मतलब केस बाहर आया था कि उसने मतलब अपनी बीवी ने अपने पति को डब्बे में पैक कर दिया सीमेंट में। और जैसे बहुत सारे केसेस आप नॉर्मली देखते हो तो लड़कियां जैसे कभी कभी ना अपनी पावर का जैसे फ़ायदा भी उठाती हैं, लड़के को मतलब कुछ जो लोग सही हैं उन्हें दबा देती है। अब जैसे वो कहते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है, गंदी तो वो वाली बात है। तो उनके लिए आप क्या कहोगे? अब देखो, पावर देना अच्छी बात है, पावर होना भी अच्छी बात है, पावर इक्वल हो, दोनों के पास देखो, इक्वल पावर हो। पावर मिलती भी 1% महिलाओं को है देश में, और जो ये हरकतें करी होगी उन्होंने भी 0.1% ही करती होंगी। पुरुष तो हर घड़ी यही हरकत करते हैं, उनका तो हाईलाइट नहीं होता इतना मैटर। गलत करा है उस महिला ने, बहुत गंदा करा है, मैं उसको सराहनीय नहीं कह रही, मगर पुरुष भी तो हर घंटे कोई तंदूर कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो हैपनिंग वो नहीं है दिमाग में जुड़ने वाला। ये महिला का ही पॉइंट, क्योंकि महिला ने कर दिया, इसका नहीं अधिकार था। ये आदमी को मार सकती थी, इसमें इतनी ताकत हो गई, इतना वजूद हो गया, इसलिए उसका पॉइंट बड़ा हो गया। मैं पुरुष की तो आदत है तंदूर में डाल देगा, बंद कर देगा, वो तो पावरफुल था भाई, बंद कर दिया होगा, हो सकता है आदमी मार सकता है, मगर गलत है। उस महिला ने गलत करा, गलत प्रथा चलाई, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि महिलाओं को कोमल और अच्छे ढंग से देखा जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, एक ना रैपिड फायर राउंड टाइप रखते हैं, मतलब आपको वन वर्ड या एक सिंगल लाइन में आंसर देना है। मतलब मैं डायरेक्ट जैसे नाम लूँगा किसी का भी, मतलब पोजीशंस पे, अच्छी पोजीशंस पे, आपको उनसे रिलेटेड मतलब आपके मन में एकदम क्या जवाब आता है उनके लिए आपको देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी। पावरफुल विद पर्सनैलिटी। राहुल गांधी। डम विद पर्सनैलिटी लेस। सोनिया गांधी। स्मार्ट लेडी। योगी जी। डायनेमिक। रेखा गुप्ता। बोल्ड। आपके पति, हस्बैंड। काइंड एंड हैंडसम। दैट्स ग्रेट मैम। मुझे मैम चीज़ें अच्छी लगी आपकी सुन के। मैं ये चाहूँगा कि मतलब देश में ना, मैं चाहूँगा कि महिलाओं की जो आपकी बात थी पावर वाली, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा तरीका आपका वो लगा जो आप दबंग बोल्ड तरीके से आप रहूंगी बोलती हैं लोगों हमेशा। को। मेरे हस्बैंड मना करते हैं मुझसे कि नहीं रहना ऐसा। मैंने कहा जिस दिन अपना नेचर चेंज कर दूंगी उस दिन मर जाऊंगी। इसी प्रकार से रहूंगी, चाहे राजनीति में रहूं या कहीं भी रहूं। वो कहते हैं राजनीति ऐसी नहीं होती, बोल्ड एकदम फटाक से बोलने वाली नहीं है तो राजनीति। मुझे लगता है कि लोग आपके सिर्फ एक नेचर की वजह से ही थोड़ी चीजें समझ पा रहे हैं। अगर आप उस चीज को कम कर दोगे तो लोग हाँ, मुझे लोग मुझे वो सोचेंगे नहीं ये रेणु चौधरी। वो चीज मेरा नहीं एटीट्यूड समझता। बचपन से 7 बहनें 1 भाई है। मैं जिद्दी के रूप में अपने बहनों में पूरे में आप जानी सबसे गई, छोटे। सबसे छोटी। जिद्दी थी इसलिए जानी गई। नई चीज मिलेगी कोई बात नहीं है, तो मैम हंगामा जैसे दबंग नहीं तो आप- 7 बहनों में कौन पहचान रहा है, अस्तित्व भी मर जाता है। रईस फादर थे, बहुत रईस, डायनेमिक आदमी, रॉयल, मगर आपको सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट रखना पड़ता है। आप कहीं हो तो आपको अपनी अकेली पहचान बनानी पड़ती है। मेरे फादर ने मुझे इतना बड़ा आसमान नहीं दिया था, मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा आसमान दिया, बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जहाँ भी हूँ अपने पति की वजह से हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना मेरे ससुर ने दिया, ना मेरे माँ बापों ने दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा तू जहाँ जाएगी मैं पीछे खड़ा हूँ। कोई भी कुछ बोलता है, बीच में मैं राजनीति करने लगी 2008 में 10 में, लोगों ने सोचा कि कैसे से घर बैठाएं, कभी किसी चीज़ पर नाम लगाता रहा, कभी किसी, मैं घर आई, मैंने कहा यार आज अब राजनीति नहीं करनी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसे नहीं कर पाऊंगी। बोले सबसे बड़ा औरत का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है उसका चरित्र। चरित्र को बोलोगे घर में घुस जाएगी। जब मैं विश्वास करता हूँ तू घर में क्यों घुस रही है, खूब राजनीति कर जा, मुझे पता है तू ठीक है। और मेरी आत्मा को पता है, रेणु चौधरी की आत्मा को पता है कि मैं अपने पति की वफादार हूँ, अपने बच्चों की वफादार हूँ और जनता के लिए वफादार हूँ। जिस घड़ी जहाँ खड़ी हूँ उसके लिए वफादार हूँ। तो आप समय निकाल पाते हो अपने बच्चों के लिए? आप बहुत मुश्किल से, बहुत लड़ाई होती है। अभी 3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, शॉपिंग पे गए थे, इतने कॉल मले वाली, मम्मी आप मत आती ना, आप घर में ही रहती हैं, क्यों आती हो आप? मैंने कहा क्या करूँ, मेरे क्षेत्र की भी अच्छा ठीक है कर लो आप। तो मैम जब दबंग आप बाहर रहते हो बस आप घर में भी रहते हो? घर में? अरे क्या बात कर रहे हो, जिंदगी में इंसान हारा ही अपने बच्चों से है। बड़े बड़े दबंग आदमी हार गए, मैं तो मामूली सी महिला हूँ। घर में जाती हूँ तो शांति से खाना खाती हूँ। अगर पूछती हूँ क्या स्कूल में करा, क्या, मेरा बेटा छोटा है अभी 8th में, क्या स्कूल में करा, क्या पढ़ा, कैसे करा, अच्छा ठीक है, बेटियों से पूछती हूँ। अगर मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है खाना खा लो, अरे मम्मी आप राजनीति यहाँ पे भी झाड़ोगी क्या?
अरे भैया बोल लो, जितना बोलना है तुम बोलो बोलो, सुनने के लिए तैयार। मम्मी सुनोगी नहीं सुनोगी? अरे सुन भाई सुनाओ। मम्मी वहाँ चलोगी? नहीं मीटिंग नहीं है। मम्मी आपके साथ भी मीटिंग होती है? अच्छा भाई मीटिंग नहीं है, खत्म कर दी, लो बताओ। तो ये रहता है बच्चों को ये हो जाएगा, बाहर वालों की तो सुनती हो, हमारी नहीं सुनती, तो बस हमारी नहीं, उनको ये लगता है राजनीति यहाँ मत झाड़ना मम्मी, क्यों मैं बोल देती ना हो गया बस खत्म बात करो। मम्मी राजनीति कर रही है यहाँ पे भी? अरे भाई नहीं नहीं मैं नहीं कर रही हूँ राजनीति। तो ये रहता है। तो वो भी तो मैम आप ही से सीखा हैं? कि आपको कैसे वो करना है, इन्फ्लुएंस करना हाँ नहीं, वो हमेशा वो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट करा है। मेरा बेटा बहुत छोटा था जब से मैं जिलाध्यक्ष थी, तो मेरा बेटा 2.5 साल का था, बहुत कोऑपरेट करता था वो भी। कभी मम्मी गई, मेरे हस्बैंड बोलते हैं जा रही मम्मी अभी आ जाएगी, कोई बात नहीं ठीक है, खेलता रहता था। तो बच्चों का भी कोऑपरेशन मेरे संग पूरा रहा है, हस्बैंड का रहा है, बच्चों का रहा है, फैमिली सपोर्ट करती तो चीज़ें बहुत अच्छी बहुत रहता है। और राजनीति में ज़रूरत है, राजनीति में हर पल आपके हर एक निर्णय अच्छे नहीं होते। कभी कभी ऐसा निर्णय हो जाता है, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा फ्लोट होते हो और हर जगह होते हो, तो फैमिली आपके संग खड़ी रहे ना बैक में, तो आप हर दिक्कत सामना कर जाते हो। मेरे ख्याल से फैमिली सबसे बड़ी पावर है। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा साम्राज्य भी वहीं गिरा है जहाँ पे जब फैमिली जब परिवार हिला है, जब परिवार हिलता है जब साम्राज्य गिरता है। अगर परिवार ठीक रहता है तो साम्राज्य बढ़ता है और चलता है। मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मुझे भी अच्छा ठीक है, लगा। यूथ के संग बैठी हूँ और धारणा जान रही हूँ कि मेरे प्रति क्या सोचते होंगे। नहीं मैम, मैं तो चाहूँगा कि जैसे आपकी बातें हैं और आपको लोग देख के प्रभावित हों, कि थोड़े बोल्ड बने चीज़ों को हाँ, लेकर, बिल्कुल। डिसीजन मगर बहुत खामियां भुगतनी पड़ती हैं बोल्डनेस की, हर चीज़ आसान नहीं। हम कहते हैं ना बोल्ड बनना भी जिगरा होना चाहिए। आप लोग कहते हैं भाई, ये वहाँ रईस लोगों को बोला जाता है कि भाई एक बार ये हाथ हिला देगा पैसे पैसे गिरेंगे। मैं हंसती हूँ अपने लोगों से, मैंने कहा जहाँ से एक बार हिल जाएंगे, हाथ हिला देंगे, 50 दुश्मन गिर जाएंगे। मगर दुश्मन बनते जाते हैं जहाँ से निकलते जाते हैं। तो बोल्ड आदमी के दुश्मन बहुत होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कहाँ। जो अच्छा कर्म करता है ना, तो उसके पीछे दुश्मन अपने आप ही लग जाते हैं, बुराई करने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। क्योंकि हमेशा ना किसी को बढ़ता हुआ देख के लोगों को जलन होती है, और किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। मगर मैं रात में जब भी सोती हूँ ये सोच के सोती हूँ, हमेशा आधे घंटे जगती हूँ ज़रूर, ये सोचती हूँ सारा दिन में क्या अच्छे कर्म करे, क्या बुरे करे, क्या गलत करा, क्या सही करा। अगर कुछ गलती होती है तो सवेरे उसी व्यक्ति को बुलाऊंगी जिसके से गलती हो गई है, उसको माफ़ी मांगूंगी, भाई गलती हो गई थी, इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बंसी वाले का नाम लेके चलती हूँ, कभी गलत ना करूँ, इस पावर को गलत फ़ायदे में ना लूँ। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा परिवार, पति पक्ष भी और मेरा मायका पक्ष भी बहुत मजबूत है, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। इस सीट पर ना कमाने आई हूँ ना खाने आई हूँ, लंबी लकीर करने आई हूँ कि महिलाओं में अगर गिनती है, राष्ट्र में, देश में गिनती है, तो मेरी गिनती है। ये चाहती वही वाली बात है ना, कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर कर्मों का हिसाब तो सबका ईश्वर ही देख होगा। रहा है। वो बंद किताब में चल रहा है, खुली किताब में कुछ नहीं मिलने वाला, बंद किताब में सब कुछ है। लोग सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सबको दिखा रहे हैं, हमें सबको नहीं दिखाना, ईश्वर को दिखाना। मैं भगवान से बहुत डरती हूँ, श्री बाके बिहारी से बहुत डरती हूँ, उनकी भक्त हूँ विष्णु जी की। जो उन्होंने दिया बहुत दिया, जो देंगे अच्छा देंगे, और जो नहीं देंगे वो बुक कबूल है। सेवा करती हूँ, सेवा करती रहूँगी, जनता की, परिवार की, और अपने साथ अच्छे कर्मों को लेके चलूँगी, बुरों को छोड़ती चलूँगी। वो वाली आपकी एक लाइन है ना, जो मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा वैसे तो, कि ना मैं बहू हूँ ना मैं बेटी हूँ। अरे रे, वो एक्चुअली में क्या हुआ था, वो चुनाव लड़ रही थी मैं, तो कोई बड़े नेता आए, तो ज़्यादातर निगम में ऐसा होता है, स्ट्रगलर नेता होते हैं, तो बहू बेटी वगैरह खड़े हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। तो जो वक्ता थे उन्होंने बोला कि वो हमारे सो एंड सो नेता आया, कि वो नेता आ रखे हैं, वो अब बोलेंगे। मैंने नेता का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब वोट तो मुझे मांगनी है ना, जनता को तो मुझे देखना चाहिए कि हमारी नेता कैसी बनने वाली है, मुझे बोलने दो। अरे आप बोल लोगे? मैंने कहा बोलने दूँगी भाई साहब, आराम से बोलूँगी, फर्राटेदार बोलूँगी, आपसे अच्छा बोलूँगी। उनको हद लगी, मैंने माइक लिया, मैंने उनसे बोला भाई मेरी सम्मानित मेरे वार्ड की जनता बैठी है, आप सब लोगों को सिर झुकाकर नमन है, और हमारे डायनेमिक नेता बैठे हुए हैं पीछे, उनको भी नमन है। और मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, मैं किसी की बहू नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, किसी की बीवी नहीं, मैं रेणु चौधरी चुनाव लड़ रही हूँ। आपको ऑफिस में मिलेगी तो रेणु चौधरी मिलेगी, और निगम में मिलेगी रेणु चौधरी, और सदन में मिलेगी तो रेणु चौधरी मिलेगी। और आप मुझे वोट दीजिए, मेरे पर विश्वास जताइए। वो डायलॉग इतना फेमस हो गया, वो डायलॉग ही मानो, डायलॉग ही डिलीवरी हो गई, वो अचानक मेरे मन से निकला।
और वो बच्चों ने झंडा लेकर मैं रेणु चौधरी, मैं रेणु चौधरी, मैं रात में 2 बजे के करीब था और मॉर्निंग में रैली थी, तो यहाँ से नीचे आवाज़ आती है, ऊपर में थी, तो कोई बच्चा रात में जा रहा होगा अपने फादर के संग बाइक पर, तो चिल्ला के बोलता गया मैं रेणु चौधरी। मुझे उस चीज़ का मैं बता नहीं सकती। मैं कहा यार सीट निकल गई, मुझे लग रहा है जीत गए हैं। जब बच्चों की जबान पर आ जाए ना आपका नाम, तो इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव। बच्चे ईश्वर का रूप भगवान होता का है। रूप। मैम ये एक हम छोटा सा हैम्पर गिफ्ट हमारी तरफ से, आपने अपना समय निकाला बहुत बहुत क्योंकि आप लोगों के लिए इतना busy बहुत बहुत कार्य कर रहे हो। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे।